स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 3 टू डेज टाइटल जलती हुई बुरी नजर। सनसेट वैली युद्ध के मैदान का हिस्सा नहीं थे, वास्तव में एनिमीज की सीमा के पीछे प्लेस्ड था। उन्होंने जानबूझकर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक विशाल घाटी के चारों ओर लंबा रास्ता अपनाया। जनरल फैना ने उन्हें सबसे सुरक्षित रास्ता प्रदान किया था। काहिरा इस समय डिफेंस स्थिति में था। यह असंभव था कि वे पीछे के डीमन प्राणियों पर घात लगाने की कोशिश करते। वे केवल लड़ाई खत्म होने की उम्मीद कर रहे थे, न लड़ाई शुरू करने की नहीं। युद्ध के मैदान के विपरीत डीमन जीव अपनी सेनाओं के पीछे एक्टिवेट रूप से नहीं घूमते थे, लेकिन उनका ग्रुप अभी भी काफी अधिक था। ग्रुप हर 1 या 2 किलोमीटर पर एक शक्तिशाली जीव से टकरा जाता था। जीवों से लड़ने से केवल और अधिक ध्यान अट्रैक्ट होने वाला था। सौभाग्य से ग्रुप में मुख्य रूप से कुलीन लोग शामिल थे। वे जानते थे कि अपनी ऊर्जा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और अपने गंतव्य की ओर बढ़ते समय डीमन जीवों से कैसे बचा जाए। क्या तुमने ध्यान दिया? वे सूर्यास्त तीर्थ स्थल के पास गश्त कर रहे हैं। दल सिल्वर स्नेक योद्धाओं में से प्रत्येक स्नेक मैन सैनिकों के एक ग्रुप का नेतृत्व कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि वे बस इधर उधर घूम रहे हैं। चलो उनसे बचने की कोशिश करते हैं। चार्ट ने देखा कि कुछ डीमन प्राणियों की ओर इशारा करते हुए। सिल्वर स्नेक योद्धा पूरी तरह से चांदी के तराजू से ढके हुए थे। दूर से देखने पर वे सांप जैसे बीस्टों की सवारी करने वाले बख्तरबंद योद्धाओं की तरह दिखते थे। ये सिल्वर स्नेक योद्धा शायद ही कभी इंसानी क्षेत्र पर अटैक करते, क्योंकि वे मेडुसा के सबसे वफादार रक्षक थे। सिल्वर स्नेक वॉरियर्स ब्रूटल स्वॉर्ड डेथ सर्वेंट से कमजोर नहीं थे। आदर्श के समूह को उन्हें बाहर निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन लड़ाई शुरू होते ही वे बेनकाब हो जाएंगे। फिर उन्होंने सिल्वर स्नेक वॉरियर्स के विशाल ग्रुप से मुकाबला करना होगा। हम सही जगह पर आए हैं। यहाँ बेहद सारे सिल्वर स्नेक सोल्जर है, वेंस ने धीरे से कहा। वे बेहद बार गश्त कर रहे हैं। हम सूर्यास्त मंदिर के अंदर कैसे जाएंगे? जोई ने पूछा। यह आसान है। ये सिल्वर स्नेक सोल्जर्स विशेष रूप से सनसेट डीमन चूहों के शौकीन हैं। मैंने पास में ही डीमन चूहों का एक घोंसला देखा। हम यहाँ सनसेट डीमंस चूहों को लुभाने और उन्हें सनसेट श्राइन के चारों ओर दौड़ाने का एक तरीका खोज सकते हैं। ये सिल्वर स्नेक सोल्जर सहज रूप से उनका पीछा करेंगे। हमें कोई रास्ता ढूंढने में सक्षम होना चाहिए। चार्ड ने तेजी से जवाब दिया। सूर्यास्त डीमन चूहे बेहद शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी स्नेक बीस्टों को उन्हें पकड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि चूहों उनसे भागने में स्वाभाविक रूप से अच्छे थे। हालांकि इंसानों के लिए उन्हें पकड़ना बेहद आसान था। उन्हें बस पॉइजन एलिमेंट से उन्हें बाहर निकालना था और उन्हें आइस लॉक और प्लांट मैजिक द्वारा ट्रैप करना था। डीमन चूहों का झुंड तुरंत सिल्वर स्नेक सोल्जर्स को लुभाने के लिए चारा बन जाएगा। सिल्वर स्नेक वॉरियर्स ज्यादातर टाइम अपनी जगह पर बने रहते थे, लेकिन ये सनसेट डीमन चूहे उन्हें पागल करने में काफी असफल नहीं होते। वे इन बेवकूफ मोटे डीमन चूहों को अपने सामने घूमते हुए नहीं देख सकते थे। योजना सफल रही। ग्रुप उस क्षेत्र से चुपके से निकल गया जहां सिल्वर स्नेक सोल्जर्स गश्त कर रहे थे। मंद चांदनी के नीचे सूर्यास्त मंदिर का एक काला सिलहुट धीरे धीरे उनकी दृष्टि में आया। सूर्यास्त मंदिर के प्राचीन खंडर एकाश्म थे। इस स्थल में डिफरेंट आकारों की 30 से अधिक फॉर्मेशनें थी, जिनमें से प्रत्येक में एक विशाल उद्यान और एक परिधि दुर्ग था। फॉर्मेशन एक निश्चित पैटर्न में जगह जगह फैली हुई थी, जिससे सूर्यास्त मंदिर एक जीर्ण शीर्ण प्राचीन शहर लगता था। ढही हुई बीम, आधे अधूरे हॉल, जगह जगह की घास और पौधों से ढकी एक वेदी, एक भी चीज सुरक्षित नहीं थी। अब क्या? वाणी को सचमुच कोई अंदाजा नहीं था कि योजना क्या थी। आदर्श ने कहा, हम सुबह तक इंतजार करेंगे। क्यों? फैरो ने पूछा। आदर्श ने कहा, जैसा कहा गया है वैसा ही करो। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो बेझिझक चले जाओ। फैरो इस उत्तर से अप्रसन्न था, फिर भी उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। समूह मलबे और पत्थरों से ढके एक हॉल के अंदर छिप गया। उन्हें नहीं मालूम था कि हॉल किस चीज से बना है। यह जगह वास्तव में काफी न्यू लग रही थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि यह कुछ हजारों सालों से बनी हो। ऐसा लग रहा था जैसे यह सिर्फ कुछ 100 सालों से हवा और बारिश के संपर्क में रही हो। सूर्यास्त मंदिर के प्राचीन खंडर काफी मजबूत थे।
अधिकांश प्राचीन खंडरों में कुछ हजार साल बाद सिर्फ कुछ नींव या कुछ चट्टानें बची होती है, लेकिन सूर्यास्त मंदिर का ढांचा आज भी खड़ा है। यह उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा था। बेंच अपनी पीठ खुजलाता रहा, मानो उसे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया हो। पहले तो और लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बेंच हर कुछ मिनट में उसे खुजलाता रहा तो चार्ट को एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। बेंच, तुम्हारी पीठ सड़ने वाली है, चार्ट ने कहा। मेरी पीठ में बेहद खुजली हो रही है, क्या तुम्हें भी नहीं हो रही? बेंच ने पूछा। अब जब तुमने इसका उल्लेख किया है तो ऐसा लगता है, सोफिया ने अजीब तरीके से कहा। जोई तुरंत सोफिया के पीछे गई और उसकी पीठ की जांच की। उसने चिकन फॉक्स जैसे कुछ लाल निशान देखे। उसकी हालत बेंज से थोड़ी बेहतर थी, लेकिन जाहिर है कि उसे भी जहर दिया गया था। मैं मुझे लगता है कि मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा हूं, अहन ने कहा। यह अजीबोगरीब स्थिति पूरे ग्रुप में फैलती रही, मानो यह कोई वायरस हो। यहां तक कि आदर्श के हाथों पर भी खुजली वाले दाने हो गए। क्या हम प्राचीन देवता द्वारा शापित है? वाणी ने उस शाप को याद किया जिसके बारे में कहा जाता था कि सूर्यास्त मंदिर से 3 किलोमीटर के भीतर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को यह दिया जा सकता है। जैसे ही वाणी ने कर्ज का जिक्र किया, सभी लोग तुरंत घबरा गए, क्योंकि उन्हें तस्वीर में देखी गई भयानक लाश याद आ गई। शांत रहो, कोई भी कर्ज कुछ हजार साल तक नहीं चल सकता, फिर चाहे वो इतना बड़ा क्षेत्र क्यों ना हो। जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जो हमसे छूट गया, आदर्श ने कहा। लेकिन हम किसी भी चीज के संपर्क में नहीं आए, आहन ने कहा। आदर्श ने ऊपर देखा और आकाश में लटकते हरे रंग के भयानक प्रकाश वाले चंद्रमा को घूरने लगा। मुझे मत बताओ कि तुम चांदनी को जहरीला मानते हो, फेडी ने पूछा जब उसने आदर्श को चांद को घूरते हुए देखा। आदर्श ने जवाब दिया, अन्ना ने मुझे जो लेटर भेजा था उसमें उन्होंने संदेह जताया कि सड़े हुए शरीर पर घाव किसी प्रकाश जादू के कारण हुए हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से पीड़िता रात में सूर्यास्त मंदिर गई थी और यहाँ केवल चंद्रमा की रोशनी आती है। चांद की रोशनी से ऐसा कैसे हो सकता है? शायद चांद की रोशनी में कोई बुरी शक्ति छिपी हो जिसके बारे में हम नहीं जानते, हेडी ने पूछा। मुझे लगता है कि वहां मौजूद जिस चीज के कारण यह हुआ है वह चीज उसका कारण हो सकती है। आदर्श ने दूर एक टावर की ओर इशारा किया। टावर 40 मीटर से ज्यादा ऊंचा था। इसमें एक बेहद बड़ा छेद था जिसके अंदर कुछ चमक रहा था। आहन को लगता था कि इसमें किसी तरह का खजाना छिपा है, लेकिन वह करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया क्योंकि आसपास बेहद सारे सिल्वर स्नेक सोल्जर्स थे। चलो चलकर देखते हैं, हेडी ने सुझाव दिया। हाँ, आदर्श ने सिर हिलाया। पूरा ग्रुप एक साथ नहीं जा सकता था, इसलिए इधर उधर घूमना मुश्किल था। उनमें से कुछ अब सड़न से बेहद पीड़ित थे। आदर्श केवल हेडी और सोफिया को साथ लाया था, जो एक शैडो मैजिशियन भी थे। हेडी एक साउंड मैजिशियन थी, वो आसानी से आसपास के जीवन प्राणियों पर नजर रख सकती थी। आदर्श और सोफिया को शैडो एलिमेंट के साथ सिल्वर स्नेक वॉरियर्स से छिपने और निकलने में कोई परेशानी नहीं हुई। उन्हें बस अपनी मौजूदगी छिपाने की जरूरत थी। ये सिल्वर स्नेक वॉरियर्स जो कमांडर लेवल तक नहीं पहुंचे थे, अपनी परछाइयों का पता लगाने में असमर्थ थे। वे कुछ बगीचों से गुजरे जहां घास फूस उगी हुई थी और उन्होंने काले काले टावर की ओर देखा। वहां से निकलने वाली चमक काफी डरावनी लग रही थी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह आंख जैसा दिखता है? सोफिया ने कांपती आवाज में कहा। यह एक आंख है, आदर्श ने आत्मविश्वास से कहा। हेडी की रात की दृष्टि दो शैडो मैजिशियन जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी जब उसने आदर्श और सोफिया को यह कहते हुए सुना कि टावर पर चमकने वाली चीज वास्तव में एक आंख है, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक आंख इतनी बड़ी और चमकती हुई कैसे थी? यह किस तरह का डीमन था? आदर्श ने कहा। मैंने पहले भी कुछ ऐसा ही देखा है। आदर्श को याद आया कि प्राचीन राजा के शाही मकबरे में एक आंख जैसी चीज थी जिसे दुष्ट आंख वाले तांबे का दर्पण कहा जाता था। दुष्ट आंख वाले तांबे के दर्पण का यूज बेहद ही अजीब थे। भैरव जी ने बताया था कि इसे लाइट एलिमेंट और केओस एलिमेंट का उपयोग करके बनाया गया था। आदर्श ने उससे एक प्राचीन निगरानी कैमरा बताया। यह समझना मुश्किल नहीं था कि दुष्ट आंख वाला कॉपर मिरर कैसा काम करता है अगर वह इसे लाइट एलिमेंट और केओस एलिमेंट का संयोजन मानते हैं। मीनार पर जो चीज थी वह कोई जीवित प्राणी नहीं थी। यह दुष्ट आंख वाले तांबे के दर्पण जैसी कोई बुरी चीज थी और मीनार में लगी हुई थी। जब उससे निकलने वाली रोशनी चांद की रोशनी के साथ मिली तो चांद देखने वालों की आंखों में एक भयानक हरा रंग ले आया, आदर्श ने कहा।
यह जलती हुई बुरी नजर होंगी। बुरी नजर जल रही है, यह क्या है? सोफिया ने उत्सुकता से पूछा। हेडी भी आदर्श को घूर रही थी। वो इस बात को लेकर बेहद उत्सुक थी कि आदर्श को ये सब बातें कैसे पता है। वो निश्चित रूप से उसे जानकर जानकार नहीं लग रहा था। मैंने ग्रीस में एक प्राचीन पंडुलिपि में इसके बारे में पढ़ा था। शुरुआती दिनों में जब इंसानों ने मैजिक का आविष्कार किया था, तब मैजिक यूज करने के उनके तरीके अभी तक परिपक्व नहीं थे। इसलिए उन्होंने डीमन प्राणियों को अपने शहरों पर अटैक करने से रोकने के लिए कुछ डिफेंस कलाकृतियां बनाने के लिए मृत प्राचीन जानवरों के अंगों का यूज किया। यह जलती हुई बुरी नजर उसमें काफी लोकप्रिय थी। यह एक लाइट डिफेंस के समान है, लेकिन यह दुश्मन को प्रवेश करने से नहीं रोकता है। हालांकि लाइट प्रोटेक्शन के अंदर दुश्मन की कोशिकाओं को नष्ट कर देगा। दुश्मन जितना अधिक समय तक इसके अंदर रहेगा, उतना ही अधिक नुकसान होगा। ऐसा लगता है वह व्यक्ति जो सनसेट श्राइन के कर्ज से मर गया था, वास्तव में इस जलती हुई बुरी नजर से मारा गया। आदर्श ने अविश्वास से घोषणा की। तुमने यह सब कैसे सीखा? सोफिया ने भ्रमित चेहरे के साथ पूछा। आदर्श ने गर्व से कहा, यहाँ आने से पहले खुद को तैयार करना सामान्य बात है। मैंने इन चीजों के बारे में कुछ पुरानी किताबों में पढ़ा है। ग्रीस में मृत्यु के देवता, मिस्र के राष्ट्रीय पशु और चीन में टोटेम बीस्ट। ऐसा लगता था कि हर प्राचीन सभ्यता किसी न किसी तरह से इन पवित्र जानवरों से जुड़ी हुई थी। इसलिए जब आदर्श पार्थिन मंदिर में स्वास्थ्य लाभ ले रहा था, तो उसने यूरोपीय देशों और एजियन सागर के दक्षिण में स्थित देशों के बारे में बेहद सारी किताबें पढ़ी। पार्थिन मंदिर की किताबों में ऐतिहासिक अभिलेख थे जिन्हें जनता के सामने नहीं दर्शाया गया था। आदर्श बस यह देखना चाहता था कि क्या टोटेम बीस्टों का विदेशी देशों के पवित्र बीस्टों से कोई लेना देना है। साथ ही साथ उनकी प्राचीन सभ्यताओं के बारे में भी जानना चाहता था। ग्रीस और मिस्र एक दूसरे से बेहद निकटता से जुड़े हुए थे और ऐसा प्रतीत होता था कि एक बार वे जलती हुई बुरी नजर के कारण एक दूसरे से भिड़ भी गए थे। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, एक खजाना मिला। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें वहां जाकर आंख को ढक देना चाहिए? सोफिया ने पूछा। हाँ, लेकिन यहाँ आसपास कुछ शक्तिशाली जीव होने चाहिए। तुम दोनों उन्हें बहका कर भगा दोगे। मैं वहां जाऊंगा और देखूंगा कि क्या मैं इसे बंद कर सकता हूँ, आदर्श ने कहा। हेडी और सोफिया ने सिर हिलाया और अलग अलग रास्ते पर चल पड़ी। सोफिया ने अपनी शैडो एलिमेंट का यूज करते हुए उस काले टावर के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन वहां पहुंचने से पहले उसने एक जोरदार खर्राटों की आवाज सुनी, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में एक मजबूत काली हवा का झोंका आया। एक महान कमांडर लेवल का प्राणी यहाँ है, सोफिया ने अचानक कहा। वह वास्तव में यूरोपीय विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट से एक उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाली थी। उसने अपनी भागती हुई शैडो की पहुंच बढ़ाने के लिए जल्दी से निक्सरिज्म का यूज किया। निक्सरिज्म में भागती हुई शैडो की स्पीड ब्लिंक के बराबर थी। इसके अलावा निक्सरिज्म में एक शैडो मैजिशियन को ट्रैक करना काफी मुश्किल था। आदर्श बेहद दूर था और वह महान कमांडर लेवल के प्राणी को नहीं देख पाया जिसका सामना सोफिया ने किया। उसने केवल उस प्राणी को अपने अजीबोगरीब आकार के पंख फैलाते और एक प्राचीन फॉर्मेशन से बाहर निकलते देखा, जो अभी भी बरकरार थी। यह डीमन स्पष्ट रूप से एक शैडो एलिमेंट प्राणी था। सोफिया ने एक लापरवाही भरी गलती की थी। निक्सरिज्म सहयोगी और दुश्मन लोगों दोनों के शैडो एलिमेंट को मजबूत करेगा। हेडी ने सोफिया को संकट में देखकर अजीब आकार के पंखों वाले डीमन से बचाने के लिए जल्दी से निक्सरिज्म में प्रवेश किया। ऐसा लगता है कि यह निक्स ब्लड बैट है। मैं सोच रहा था कि इस तरह के खजाने के टुकड़े की देखभाल करने के लिए एक या दो गार्ड क्यों नहीं थे। आदर्श थोड़ा और करीब गया और आखिरकार उस जीव की एक झलक पाने में सफल रहा। यह जीव बेहद बदसूरत था। चमगादड़ सभी प्रजातियों में सबसे बदसूरत थे। आमतौर पर लोग जो चमगादड़ देखते थे वे बेहद छोटे होते थे। 10 मीटर से ज्यादा लंबा निक्स ब्लड बैट हर आम इंसान के लिए बुरा सपना था। एक नजर ही उन्हें बेहोश करने के लिए काफी थी। निक्स शासन में निक्स ब्लड बैट की स्पीड बेहद अधिक थी। सोफिया अपनी घबराहट में उस संभावना के बारे में भूल गई। सौभाग्य से हेडी ने समय रहते इसे हासिल कर लिया। उन्होंने एक साथ काम करके धीरे धीरे खतरे को कम किया। आदर्श ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हेडी को ज्यादा अनुभव की जरूरत थी। अगर वह लगातार उसकी तरह मौत के कगार पर होती तो उसकी ताकत आसानी से उसके बराबर हो जाती। आदर्श उसकी ट्रेनिंग में खलल नहीं डालना चाहता। आदर्श अंधेरे टावर के पास चुपके से पहुंच गया और उसकी दीवारों पर बने अनियमित स्थानों का यूज करते हुए आसानी से ऊपर पहुंच गया।
आउच, यह दर्द कर रहा है। आदर्श अपने हाथ से बर्निंग इविल आई को हटाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसने देखा कि उसका हाथ पहले की तुलना में 10 गुना तेजी से सड़ रहा है। त्वचा पहले से ही पहचान से परे थी। मैं जितना करीब हूं, जलन उतनी ही खतरनाक है। ऐसा लग रहा है कि मैं खुशी से इस परित्यक्त खजाने का दावा करूंगा। आदर्श खतरे की परवाह नहीं कर सकता था। कई बार उसका दानवीय मांस बेहद काम आता था। अगर कोई कमजोर मैजिशियन ऐसा करने की कोशिश कर रहा था तो उसका पूरा शरीर ऊपर पहुंचने से पहले ही सड़ जाता। आदर्श ने अपने दांत भींचे और जबरदस्ती बर्निंग इविल आई छीन ली। जलती हुई बुरी नजर एक डिफेंस तंत्र की तरह थी। एक बार इसे बंद कर दिया गया तो यह अब जहरीली रोशनी नहीं छोड़ेगी। आदर्श इसकी प्रकृति से परिचित था, इसलिए उसने इसे तुरंत छीनने की हिम्मत की। जलती हुई बुरी नजर एक बेसिन जितनी बड़ी थी। आदर्श का चेहरा लगभग सड़ चुका था, इससे पहले कि वह आखिरकार अपनी आंख को सॉकेट से निकालता। सौभाग्य से यह सॉकेट के अंदर ही सेट थी और यह एक निक्स ब्लड बैट द्वारा संरक्षित थी, अन्यथा उन्हें तुरंत उस जगह से भागना पड़ता। मुझे इसे नंदेश पर्वत में वापस ले जाना चाहिए और उथले पानी में निशाना लगाना चाहिए। यह पास आने वाली किसी भी डीमन जीव को जला देगा। बिल्कुल सही। आदर्श ने तुरंत बर्निंग इविल आई को अपने स्पेस रिंग में फेंक दिया। जब वह वापस जमीन पर आया तो बुरी रोशनी गायब हो गई। सोफिया और हेडी अभी भी निक्स ब्लड बैट से लड़ रही थी। ऐसा लगता है कि नंदिनी सही थी, किताबें पढ़ना जरूरी है, आदर्श ने खुद से कहा। दोनों लड़कियों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बर्निंग इविल आई क्या है। वे शक्तिशाली प्राचीन कलाकृति से डर गई थी, लेकिन आदर्श को जब पता चला कि यह क्या है तो वह बेहद खुश हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी जीर्ण शीर्ण मंदिर में खजाने का इतना कीमती टुकड़ा मिल जाएगा। आदर्श ने चुपके से सोफिया और हेडी को यह कहकर वहां से जाने के लिए कहा था कि वे बर्निंग आइज की रखवाली कर रहे डीमन प्राणियों को फुसलाकर दूर ले जाए ताकि वह खजाना अपने लिए रख सके। बुरी रोशनी गायब हो गई है। चलो चलते हैं। इस चमगादड़ को मारना बेहद मुश्किल है। इस स्पीड से हम केवल अन्य डीमन प्राणियों का ध्यान अट्रैक्ट करेंगे, सोफिया ने कहा। अब जाने का टाइम हो गया है। क्या तुमने बर्निंग आई को नष्ट कर दिया? हेडी ने दौड़ते हुए पूछा। हाँ, यह देखते हुए कि यह कितना हानिकारक है, इसे नष्ट करना अच्छा था, अन्यथा कुछ अन्य हंटर फिर से इसके कारण मर सकते थे। आदर्श ने बिना पल के झपकाए झूठ बोल दिया। यह बेहद अच्छा है। जब वे दूसरों के साथ फिर से इकट्ठा हो गए तब भी चमगादड़ उनका पीछा कर रहा था। आदर्श ने उसका खजाना चुरा लिया। वह इतनी आसानी से पीछा कैसे छोड़ सकता था? हालांकि वह साफ था कि चमगादड़ स्नेक का दोस्त नहीं था। क्रोधित निक्स ब्लड बैट की हरकतों से सांप उत्तेजित नहीं हुए। ऐसा लग रहा था कि सांप सनसेट श्राइन में रहने वाली एकमात्र प्रजाति नहीं थे। चमगादड़ तीनों का पीछा करता था, लेकिन उनके पास उनका साथ देने के लिए पूरा ग्रुप था, जिसमें सुपर मैजिशियन मेंटर वाणी भी शामिल थे। उन्हें चमगादड़ को बाहर निकालने में कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने बेहद ज्यादा ध्यान अट्रैक्ट नहीं किया। हेडी ने अपने स्पेस एलिमेंट से चमगादड़ को दबा दिया, जिससे यूरोपियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के लोगों को खुद को साबित करने का मौका मिला। शक्तिशाली स्पीलों की एक श्रृंखला के बाद, जो बेहद ज्यादा शोर नहीं मचाते थे, महान कमांडर लेवल के प्राणी को बेरहमी से मार दिया गया। क्या किसी का शरीर अभी भी सड़ रहा है? आदर्श ने पूछा। अब और नहीं आदर्श, तुम बेहद प्रभावशाली हो, तुम्हें कैसे पता चला कि यही कारण है? चार्ट ने पूछा। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। कई अजीबोगरीब घटनाओं के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। एक बार जब तुम इसका रहस्य जान लेंगे तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी। इस विचार के साथ अब कुछ भी डरावना नहीं है, आदर्श ने ऊंचे स्वर में उत्तर दिया। अपनी तरफ देखो, क्या तुम भाग्यशाली नहीं हो कि तुम्हें यह पता चला? फैरो ने ठंडे स्वर में कहा। जरूर, अगर हम फिर से किसी मुसीबत में फंसे तो मैं तुम्हें संभालने दूंगा, नहीं तो क्या तुम मेरे बोलते समय 5 मिनट के लिए अपना मुंह बंद रख सकते हो? आदर्श ने तुरंत जवाब दिया। आदर्श की एक अजीब आदत थी, वह मूर्खों के प्रति शून्य सहिष्णुता रखता था। मैं इसे संभाल सकता हूं। मैं आपको दिखाऊंगा कि यूरोपीय विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट कितने सक्षम हैं, फैरो ने घोषणा की। आशा करते हैं कि आप हमारी जान को खतरे में नहीं डालेंगे, आदर्श ने तुरंत जवाब दिया। क्या तुम मेरे साथ 3 साल के बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हो? ठीक है, बस इतना ही काफी है। हमें इस समय साथ मिलकर काम करना चाहिए। अभी आपस में बहस करने का टाइम नहीं है, मेंटर वाणी ने बीच में कहा। आदर्श एक मूल्यवान कलाकृति खोजने के बाद अच्छे मूड में था। वह बेवकूफ और टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता था। स्कूल ऑफ मैजिक,
नेक्स्ट एपिसोड टाइटल युवा मेडुसा। सड़ान जहर के कारण नहीं थी, बुरी नजर की रोशनी के दूर होने के बाद लोग ठीक हो रहे थे। उन्होंने सूरज उगने का वेट करते हुए साथ लाई गई दवा से अपनी चोटों का इलाज किया। आदर्श ने किसी को नहीं बताया कि युवा मेडुसा को कैसे ट्रैक किया जाए। जब लगभग सुबह हो गई तो आदर्श ने चुपके से आहन से रोविंग डेजर्ट बीटल को मुक्त करने के लिए कहा और उसकी खबर का वेट करने लगा। कुछ ही देर बाद आहन खुश चेहरे के साथ वापस लौटा। कुणाल को आहन के चेहरे पर निराशा का भाव दिखाई दिया। क्या तुम्हें पेशाब करने के बाद वाकई इतनी खुशी होनी पड़ता है? तुम्हें क्या पता? आहन ने कुणाल को घूर कर देखा। जब तीनों एक दूसरे के करीब आए तो आहन ने रेशम की डोरी जैसी कोई चीज निकाली। यह किसी अजीब पदार्थ से सना हुआ था, लेकिन फिर भी यह चिकना और सुंदर। यह क्या है? कुणाल ने पूछा। युवा मेडुसा ने अभी अभी बाल झाड़े हैं, वो हमारे बेहद करीब है। आदर्श, तुमको यकीन है कि मेडुसा के आंसू के लिए इतना इनाम पूल में कुल राशि 3.7 मिलियन है? आहन ने कहा। 3.7? कुणाल ने आश्चर्य से कहा। आदर्श और आहन दोनों ने उसे आवाज कम रखने का इशारा किया। कुणाल ने अपने दिल में सदमे को दबा दिया। उसने अपना सिर नीचे की ओर फुसफुसाया। क्या यह वाकई 3.7 अरब है? यह किसी कारण से है, यहाँ तक कि विशालकाय मादा सांपों को भी मेडुसा की शक्ति दी गई है। वे अपने दुश्मनों पर प्रतिशोध की आंखें भी डाल सकती है। हम अकेले लोग नहीं है जिन्हें कर्ज दिया गया है। वे ऐसे लोग मेडुसा के आंसू का इंतजार कर रहे हैं। आदर्श ने उसे बताया। क्या आप यूरोपियन इंस्टीट्यूट लोगों को यह नहीं बताएंगे? कुणाल ने कहा। यह बकवास है। मैं उनके साथ पैसे क्यों बांटूंगा? अगर हम सब मिलकर पैसे बांटेंगे तो सबको कितना मिलेगा? इसके अलावा उन्हें क्रूज से छुटकारा पाने में हमारी हेल्प करने के लिए हमारा आभारी होना चाहिए। क्या वे वाकई सोचते हैं कि इनाम में उनका भी हिस्सा है? आदर्श ने कहा। यह सही है। वे इतने बेकार है, वे शेखी बगाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आहन ने कहा। हेडी के बारे में क्या ख्याल है? कुणाल ने पूछा। हेडी थोड़ी मासूम है, इसलिए उसे पहले ना बताना ठीक है, अन्यथा वो राज खोल सकती है। हम उसे अंत में बताएंगे। आदर्श ने कुछ देर बाद सोचने के बाद कहा। कुणाल ने सिर हिलाया। वो यूरोपियन इंस्टीट्यूट के लोगों के साथ इनाम साझा ना करने पर सहमत हो गया। मुझे बताओ कि वह जगह कहाँ है? मैं पहले जाकर देखूंगा। अगर मैं उसे पकड़ पाया तो हम तुरंत निकल जाएंगे। अगर मैं नहीं पकड़ पाया तो हम दूसरों से मदद मांगेंगे। वह सुपर मैजिशियन वाणी अभी भी हमारे काम आ सकती है। आदर्श ने कहा। यूरोपियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के लोग कमजोर नहीं थे, खासकर मेंटर वाणी, जिनके पास सुपर लेवल पर एक एलिमेंट था। अगर कुछ हुआ तो वह उनकी मदद कर सकता था। हालांकि अगर आदर्श खुद ऐसा कर सकता तो उसे दूसरे से मदद मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। बेहतर था कि वो अपनी किस्मत अपने पास ही रखे। तीनों एक साथ बाहर नहीं निकले, क्योंकि इससे यूरोपियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के लोगों को शक हो सकता था। आदर्श ने ऐसा दिखावा किया जैसे वो इलाके का निरीक्षण करने जा रहा हो। उसने बाकी लोगों से वहीं रहने और धैर्यपूर्वक वेट करने को कहा। आदर्श ने आहन के ऑर्डरों का पालन किया और कुछ टूटी फूटी इमारतों के पास से गुजरा। उसे पौधों से ढकी एक वेदी के नीचे युवा मेडुसा के और बार मिले। बाल काफी कीमती थे। आदर्श ने खुशी खुशी स्पेस रिंग के अंदर मिले बालों को डाल दिया और एक और रोविंग सैंड बीटल को मुक्त कर दिया ताकि यह युवा मेडुसा के बालों की खोज जारी रख सके। आदर्श के पास डार्क नोबल मेटल था। उसके लिए बिना किसी का ध्यान अट्रैक्ट किए इधर उधर घूमना बेहद आसान था। यहाँ तक कि अगर कोई वयस्क मेडुसा भी आसपास हो तो भी आदर्श अपनी उपस्थिति को पूरी तरह से छिपा सकता था और लड़ाई से बच सकता था। आहन ने आदर्श को बताया कि युवा मेडुसा अकेली लग रही थी। आसपास वयस्क मेडुसा या सिल्वर स्नेक सोल्जर्स का कोई निशान नहीं था। मैं एक बार फिर से भाग्यशाली हूँ, आदर्श खुशी से बोला। उसने चारों ओर नजर घुमाई और आसपास कोई सांप नहीं देखा। डीमन सांप के बीच के कुलीनों ने अपने अधीनस्थों को परिधि की रक्षा के लिए कहा था। फिर भी उन्होंने उन सर्वेंट लेवल के डीमन प्राणियों को उस क्षेत्र में घूमने की परमिशन नहीं दी जहां वे रहते थे। अग्रिम मोर्चे पर अभी भी भीषण युद्ध चल रहा था। शायद मेडुसा को उम्मीद नहीं थी कि इंसान उनके इलाकों में इतनी गहराई तक आ जाएंगे। बीटल्स से जगमगाते एक हॉल में रुका एक बीटल, जिसकी छत अब नहीं थी। वह छोटा सा जीव रेशम की डोरी जैसी कोई चीज उत्साह से चबा रहा था। आदर्श ने उसे उठाया और पाया कि वह मेडुसा के बाल थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि यह अभी भी गर्म था, जो दर्शाता है कि बाल हाल ही में झड़े थे। आदर्श बेहद एक्साइटेड था। 3.3 अरब उसकी पहुंच में थे।
उसने मिस्र की अपनी यात्रा पर इतनी बड़ी दौलत कमाने की उम्मीद नहीं की थी। वो आखिरकार पैसे से कुछ उपयोगी मैचिंग इक्विपमेंट खरीद सकता था। अचानक एक छोटी सी आकृति हॉल से गुजरी। ऐसा लगा जैसे उसने आदर्श की मौजूदगी को नोटिस कर लिया हो और जल्दी से शैडो में छिपे एक कोने में छिप गया। चांदनी छत में घूंघट की तरह झांक रही थी, फिर भी कोने से ठीक पहले रुके। आदर्श उसमें मौजूद आकृति को देखने में असमर्थ था, फिर भी उसने चमकती आंखों की एक जोड़ी देखी। यहाँ बाहर आओ, मुझे पता है कि तुम वहां हो। चलो एक सौदा करते हैं, या तो तुम खुद रो और मुझे एक आंसू बहाओ मेरे लिए, या मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूं। आदर्श करीब चला गया और आंखों में घूर रहा था। आदर्श को यकीन था कि आसपास कोई व्यसक मेढूसा नहीं था। सिल्वर स्नेक वॉरियर्स का भी कोई निशान नहीं। आहन ने पहले ही यह सुनिश्चित कर लिया। युवा मेडूसा अकेले यहाँ आने के लिए बेहद साहसी थी। इसने आदर्श को मौके का फायदा उठाने का मौका दिया। बड़े भाई, क्या तुम बुरे आदमी हो? कोने से एक डरपोक आवाज आई। आदर्श चौंक गया। अब क्या हो रहा था? क्या युवा मेडूसा इंसानी भाषा बोल सकती थी? तुमने बोलना कैसे सीखा? आदर्श ने एक्साइटेड होकर पूछा। वह मानक अंग्रेजी में बोल रही थी। हालांकि मेडूसा मानव और स्नेक की संकर प्रजाति थी और उनमें से कुछ की शक्ल और बुद्धि इंसान जैसी ही थी, लेकिन पिछले हजारों सालों में वे आमतौर पर डीमन प्राणियों की तरह बिहेव करते थे। वे इंसान नहीं थे। युवा मेडूसा को बोलना क्यों आता था? उसकी आवाज बेहद मधुर थी, जैसे किसी बांस के जंगल में झंकार की मधुर साउंड। बड़े भाई, मैं इंसान हूं, छोटी लड़की ने कहा। बकवास, छाया से बाहर आओ, मुझे तुम्हें देखने दो, आदर्श ने कहा। जवान लड़की धीरे धीरे कोने से बाहर निकल गई। चांद की रोशनी चिकनी त्वचा पर चमक रही थी, जो नाजुक जैड की तरह थी। उसने धीरे से अपनी नजर उठाई। उसके पतले बाल एक तरफ खिसक गए। उसका चेहरा इतना सुंदर था कि उसे देखते ही आदर्श का दिल धड़क उठा। उसकी बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखें आदर्श को दयनीय दृष्टि से देख रही थी। वो वास्तव में इंसान है। आदर्श शॉक रह गया। उसने युवा लड़की को घूर कर देखा। छोटी लड़की की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे निकल सके। उसने सिर्फ कुछ फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। उसकी चिकनी थी, लेकिन कुछ हिस्से थोड़े गंदे लग रहे थे। उसका शरीर कांप रहा था। उसे हल्की ठंड लग रही थी। उसकी पीली गर्दन के नीचे की कॉलर बोन आकर्षक लग रही थी। उसका नाजुक रूप दूसरों की दया पाने के लिए एकदम सही था। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों हो? आदर्श को यकीन नहीं हो रहा था। भाई, मैं मेडूसा नहीं हूं। मुझे यहाँ पकड़ा गया था। उसे जवान लड़कियों का दिल खाना पसंद है। उसने मेरे जैसे ही गांव की सभी लड़कियों को खा लिया है। मुझे लगता है कि मैं अगली हूँ, लड़की ने कांपती आवाज में कहा। तुम्हें अगवा किया गया है? आदर्श ने कहा। हमारे गांव में कुछ लोग आए थे। उन्होंने हमें बताया कि वे मैजिशियन हैं और हमें मैजिक सिखाएंगे, इसलिए वे गांव से हमसे कुछ प्रतिभाशाली लोगों को लेकर आए, लेकिन वे झूठ बोल रहे थे। वे एक छोटी मेडूसा को रख रहे थे। जब वह हर हफ्ते रूपांतरित होती है तो हम में से एक को मरना पड़ता है, छोटी लड़की ने कहा। कुछ लोग एक युवा मेडूसा का पालन पोषण कर रहे हैं। वे कौन है? आदर्श ने आश्चर्य से पूछा। मुझे भी नहीं पता। वे लोगों का अपहरण करके उन्हें युवा मेडूसा को खिलाते रहते हैं। भाई, क्या तुम अच्छे इंसान हो? छोटी लड़की थोड़ी डरी हुई लग रही थी। उसकी आंखें आदर्श को घूर रही थी। मैं खुद को अच्छा इंसान नहीं कहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। क्या तुम्हें पता है कि युवा मेडूसा कहाँ है? आदर्श ने पूछा। वह यहाँ से थोड़ी दूर पर झील पर पानी पीने गई थी, छोटी लड़की ने कहा। ठीक है, मैं जाकर देखूंगा, आदर्श ने कहा। भाई, क्या तुम मुझे इस जगह से बचा सकते हो? मैं नहीं चाहती कि मुझे खाया जाए, छोटी लड़की ने विनती की। उफ, ठीक है। आदर्श मासूम छोटी लड़की को पीछे छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसने छोटी लड़की को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। छोटी लड़की कोने में दुबकी हुई थी। आदर्श ने सिर्फ उसका शरीर और चेहरा देख पा रहा था। छोटी लड़की ने आदर्श का हाथ पकड़ा और सावधानी से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसकी आंखें हर समय आदर्श को अलर्ट नजर से घूर रही थी। आदर्श ने अचानक बेहद जोर से खींचा और छोटी बच्ची को छाया से बाहर खींचा, जिससे वह चांदनी में आ गई। क्या तुम सच में मुझे इतना बेवकूफ समझती हो? आदर्श जोर से हंस पड़ा। उसने जल्दी से उसके शरीर में डार्क मटेरियल इंजेक्ट करके उसकी हरकतों को रोक दिया। यह सोचना कि एक छोटी सी लड़की अचानक ऐसी जगह पर आ जाएगी और अपना आधा शरीर ही उसके सामने दिखाने की हिम्मत करेगी, क्या यह साफ नहीं था कि उसका बाकी शरीर सांप जैसा दिखेगा? आदर्श उसकी बकवास पर कैसे यकीन कर सकता था?
भले ही वो इंसानों की भाषा बोल सकती थी, आदर्श को पूरा भरोसा था कि वह युवा मेडूसा थी। मेडूसा लोगों को धोखा देने में एक्सपर्ट थे। वे अपने दुश्मनों पर भी भ्रम डाल सकती थी ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि वे महिलाएं हैं। आदर्श अब परियों की कहानियों पर यकीन करने वाला भोला भाला युवक नहीं था। कोई रास्ता नहीं कि वो ऐसे झूठ से धोखा खा जाए। आदर्श इस बात पर हंस रहा था कि युवा मेडूसा कितनी भोली थी जो उसे इस तरह के तुच्छ झूठ के साथ धोखा देने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उसने किसी को रोते हुए सुना, छोटी लड़की फूट फूट कर रोने लगी। आदर्श अभी भी उसके हाथ पकड़े हुए था। उसने उसके निचले शरीर को देखा, पहले टांगे, फिर उसके रहस्यमय छोटे पैर जिसे वो सीधे नहीं देख सकता था। यह आदर्श एक बार फिर शौक रह गया। अधिक सटीक रूप से कहे तो उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। यह कोई सांप नहीं थी, यह सांप का शरीर नहीं था, यह वास्तव में एक युवा लड़की का शव था। छोटी लड़की बेहद डरी हुई थी, वह जोर जोर से रो रही थी, फिर भी उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि आदर्श बेहद ही बेरहमी से उसे खींच रहा था। क्या तुम सच में इंसान हो? आदर्श शर्मा गया। उसे नहीं लगा कि वह वास्तव में युवा मेडूसा के बजाय एक छोटी लड़की थी। उसे यकीन था कि वह किसी भ्रम में नहीं फंस रहा है। उसने जो कुछ भी देखा वह सब सच था। मुझे खेद है, सॉरी, मुझे लगा कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझे लगा कि तुम युवा मेडूसा हो। आदर्श ने तुरंत माफी मांगी। आदर्श को तुरंत अपने सर में दर्द महसूस हुआ। उस मामले में युवा मेडूसा वास्तव में इंसानों पर दावत दे रही थी और अगर वह अपने विकास में मदद कर सकती तो उसे अपनी जैसी छोटी लड़कियों को खाने में मजा आता। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैजिशियनों का एक ग्रुप युवा मेडूसा के लिए छोटी लड़कियों का अपहरण कर रहा था। यह सब निश्चित रूप से सुचारू रूप से चलेंगे और लड़की इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगी। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, उजाड़ झील की सांप राक्षसी। छोटी लड़की के रोने से आदर्श पूरी तरह से हैरान हो गया। आदर्श उसे बेहद जोर से खींच रहा था क्योंकि उसे लगा कि वो युवा मेडूसा है। हालांकि छोटी लड़की बेहद दर्द में थी, इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं पहना। अगर कोई भी और सब देखता तो उसे लगता कि आदर्श मासूम छोटी लड़की के साथ कुछ दुष्कर्म कर रहा है। मुझे सच में खेद है छोटी लड़की, क्या तुम रोना बंद कर सकती हो? प्लीज मुझ पर भरोसा करो, मैं वास्तव में एक अच्छा इंसान नहीं हूं। नहीं, यह सही नहीं लगता, लेकिन मैं बुरा भी नहीं हूं जितना तुम मुझे समझती हो। मुझे लगा कि तुम युवा मेडूसा हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसी जगह पर तुम जैसी खूबसूरत लड़की से मिलूंगा। यह बेहद अधिक संभावना थी कि तुम एक डीमन प्राणी हो सकती हो। आदर्श ने माफी मांगने की कोशिश की। सौभाग्य से छोटी लड़की जल्दी शांत होगी। उसने अपने आंसू रोक लिया और बड़ी बड़ी नम आंखों से आदर्श को घूरने लगी। आदर्श तुरंत शर्मा गया जबकि उसे बेहद अजीब महसूस हो रहा था। अच्छा, अभी मत रो। अगर तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि असली युवा मेडूसा क्या है, कहाँ है, क्या बुरे लोग अभी भी उसके साथ है? आदर्श ने पूछा। मैं मुझे नहीं बता। छोटी मेडूसा पानी पीने के लिए झील पर गई थी, मैजिशियन मुझे यहाँ लाकर चले गए, छोटी लड़की ने कहा। तुम्हारा नाम क्या है? आदर्श ने धीरे से कहा। उसे डर था कि लड़की फिर से फूट फूट कर रोने लगेगी। अपास, छोटी लड़की ने कहा। ओ, आप कहाँ से हो? आदर्श ने पूछा। मैं करगाना द्वीप से हूँ। द्वीप पर रहने वाले लोग जीवन यापन के लिए जड़ी बूटियां उगाते हैं। जड़ी बूटियां मिस्र और ग्रीस को बेची जाती है। द्वीप का मुख्य लोगों को जानने की परमिशन नहीं देता। मुझे मैजिशियन बनने में बेहद दिलचस्पी थी, इसलिए मैं उसकी इच्छा के विरुद्ध गई और इन लोगों ने मुझे धोखा दिया, आपस ने कहा। आदर्श ने पहले ही कारगाना द्वीप के बारे में सुना था। यह एक ऐसा द्वीप था जो किसी भी देश का नहीं था। यह ग्रीस और मिस्र के बीच एजियन सागर में स्थित था। यह द्वीप शोर एलायंस द्वारा प्रोटेक्टेड था और यहाँ धार्मिक लोग रहते थे जो बाहरी दुनिया से ज्यादा बातचीत नहीं करते। आदर्श ने राधा को कई बार यह कहते हुए सुना कि कारगाना द्वीप जड़ी बूटियों की एक खूबसूरत जगह है। इसमें एक भी फूल नहीं था, फिर भी यह प्रोवेंस के फूलों के समुद्र से भी सुंदर था। दुर्भाग्य से राधा चुनाव की तैयारी में बिजी थी। उसके पास हनीमून ट्रिप के लिए कारगाना द्वीप जाने के लिए टाइम नहीं था। आदर्श को पूरा विश्वास हो गया कि जब वह आपने कारगाना द्वीप का उल्लेख किया तो वह झूठ नहीं बोल रही। वास्तव में इतनी सुंदर छोटी बच्ची का इस तरह के स्थान पर अचानक प्रकट हो जाना अनुचित था, लेकिन छोटी बच्ची की उपस्थिति और उसके द्वारा यह बताना कि वह कहां से आई है, दोनों में कोई समस्या नहीं थी। अपने आप को इससे ढक लो और मेरे पीछे आओ, हम पहले युवा मेडूसा की तलाश करेंगे। आदर्श ने अपनी जैकेट उतारी और उसे दे दी।
जैकेट छोटी लड़की के लिए बेहद बड़ी थी, वह इसे खुद को ढकने के लिए ड्रेस की तरह लपेट सकती थी। इस तरफ आदर्श ने कुछ ऐसा भी देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था, जिससे और उससे और भी यकीन हो गया कि वह सांप के बजाय एक वास्तविक इंसान से टकरा गया। धन्यवाद। आपने उसकी मित्रता और निराशा को महसूस करके धीरे धीरे अपनी सतर्कता कम कर दी। उसके गंदे चेहरे पर अब अप्रत्याशित एक मुस्कान थी। क्या यह सही तरीका है? आदर्श ने पूछा। यह सही है। आपने सिर हिलाया। वो तेज छोटे कदमों से आदर्श के पीछे चली गई। आदर्श कभी कभी पीछे मुड़कर छोटी लड़की को देखता था। किसी कारण से वह अभी भी थोड़ा चिंतित था कि अपास अपने कोमल होठों से जहरीले नुकीले दांत निकालकर उसकी गर्दन पर काट लेंगी, लेकिन जबकि वह उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन सच तो यह था कि आपस कोई मेडूसा नहीं थी। वह सिर्फ एक कमजोर छोटी लड़की थी। उसका शरीर आम लड़कियों से थोड़ा ज्यादा खूबसूरत और मजबूत था, क्योंकि उसने अपना पहला एलिमेंट अवेक किया था, लेकिन वह अभी भी अपने आप में पूरी तरह से असहाय थी। आदर्श ने अपास के ऑर्डरों का पालन किया और जल्द ही एक झील के पास पहुंच गया। झील की सतह पर घास फूस उगी हुई थी। अगर इसकी सतह चांदी से चमकती ना होती तो कोई भी यह मान सकता था कि वह घास वाला इलाका है। झील से एक धीमी आवाज आई, सांप की फुफकार की जैसी आवाज। आदर्श एक बार फिर पलटकर आपस की ओर देखने लगा। आपस, सॉरी, आपस नहीं, उसका नाम अपास है। अपास की आंखें खुली हुई थी। वो अपने पीले होठों को काट रही थी ताकि कोई आवाज ना निकले और सांस लेने में भी बेहद सावधानी बरत रही थी। वह यहाँ है, मैं उसकी गंध महसूस कर सकती हूँ, अपास ने धीरे से कहा। ऐसा लगता था कि अपास गंध के प्रति बेहद संवेदनशील थी। कारगाना द्वीप की महिलाएं जो लगातार जड़ी बूटियों से निपटती थी ने शायद एक विशेष क्षमता विकसित कर ली थी। आदर्श थोड़ा और करीब गया और उन्हें भी सड़न की गंध आई। यहीं रुको, मैं अपने दोस्तों को बुलाता हूँ, आदर्श ने धीरे से कहा। आदर्श ने झाड़ी को अलग किया और करीब 100 मीटर दूर एक लंबी शैडो देखी। वह झील के किनारे एक चट्टान के ऊपर लेटा हुआ था और चांदनी सेक रहा था। चांदनी उस पर चमक रही थी। आदर्श ने एक पतला ऊपरी शरीर और उसके बेहद लंबे निचले शरीर के परवार्तक तराजू देखे। यह चट्टान से जमीन तक फैला हुआ था और आगे एक अर्धवृत्त में मुड़ा हुआ था। उसका ऊपरी शरीर तो किसी युवती जैसा था, लेकिन सांप का निचला शरीर बेहद ही भयानक। उसे अपनी शक्ल सूरत से बेहद लगाव था। वो अपने बालों से लेकर पेट तक, फिर अपने मजबूत सांप के शरीर पर पानी डालती रही। एक युवा मेडूसा। यह वास्तव में एक युवा मेडूसा थे। आदर्श को अब अपास के झूठ बोलने की चिंता नहीं थी। उसने बेहद सारी कहानियां पढ़ी होंगी और बेहद सारी फिल्में देखी होंगी। अपास के पास सांप जैसा कुछ भी नहीं था। वह स्पष्ट रूप से चालाक युवा मेडूसा नहीं थी। मेरे दोस्त का खून उस पर लग गया होगा, उसे खून से लथपथ होना पसंद नहीं है, अपास ने कांपती आवाज में कहा। अपास को फिर से रोने की इच्छा हुई जब उसे अपनी उस दोस्त की याद आई जिसे उसने खा लिया था। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दोस्त का बदला लूंगा। हालांकि यह जीप बेहद तेज है। सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर बेहद सारे सिल्वर वॉरियर्स। मुझे इतना भरोसा नहीं है कि मैं इसे अकेले पकड़ सकूंगा। रुको, मैं अपने दोस्तों को बुला लूंगा, आदर्श ने कहा। क्या आपके बेहद सारे दोस्त हैं? अपास ने पूछा। हाँ, उनमें से काफी सारे हैं और वे सभी एक्सपर्ट हैं, आदर्श ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। अपास को अब और यकीन हो गया कि वह सुरक्षित है। आदर्श ने आहन को अपनी योजना के बारे में पहले ही बता दिया था। उसकी डार्क मटेरियल का इस्तेमाल मदद के संकेत के रूप में किया जा सकता था। आहन डार्क मटेरियल का पीछा करके उसे ढूंढ सकता था। आदर्श को यकीन नहीं था कि युवा मेडूसा को खाना खिलाने में मदद करने वाले मैजिशियन आसपास थे या नहीं। उसने आहन से सुरक्षा ऐतिहासिक के तौर पर यूरोपियन विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट के लोगों को साथ लाने के लिए कहा था। वे जल्द ही यहाँ आएंगे। आदर्श युवा मेडूसा को घूरता रहा और अपास से धीरे से बात कर रहा था, जिससे उसके दिल में डर को दूर करने में मदद मिली। उसे राहत मिली कि अपास न केवल एक खूबसूरत लड़की थी बल्कि एक बेहद अनुशासित भी थी। वह उसे कोई परेशानी नहीं देती थी। आदर्श ने अपने पीछे हलचल सुनी और महसूस किया कि उसका डार्क मटेरियल उसके पास आ रहा है। आदर्श, आहन ने अपनी दबाती हुई आवाज में कहा। वह एक प्रतिशोधी आत्मा की तरह लग रहा था। इसे धीमा रखो, आदर्श ने संकेत दिया। वहां यह खूबसूरत छोटी लड़की कौन है? आहन आदर्श के पास आया और उसने अपने बगल में खड़ी लड़की के बारे में पूछा। उसने कुछ खुले कपड़े पहने हुए थे और एक आदमी की जैकेट उसके पैरों के चारों ओर एक पोशाक की तरह लिपटी हुई थी।
जैसे उसकी पतली टांगे और आकर्षक शरीर दिखाई दे रहा था। आहन जैसे छोटे लड़के को ऐसी लड़कियों में काफी दिलचस्पी थी। बेवकूफ। आदर्श सचमुच एक बेवकूफ था। उसे युवा मेडुसा को खिलाने के लिए अगवा कर लिया गया था। मैं उसे बुरे लोगों से बचाने में कामयाब रहा। तुम बेवकूफ हो। क्या तुम चुप नहीं रह सकते? अगर तुमने हमारे लक्ष्य को अलर्ट किया तो मैं तुम्हें काट दूंगा और सांपों को खिला दूंगा, आदर्श ने बड़बड़ाते हुए कहा। ओह, तुम हमेशा अच्छी चीजों को अपने पास क्यों रखते हो? छोटी लड़की, यहाँ हो, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो, आहान ने हानि रही चेहरे के साथ कहा। अपास डर के मारे तुरंत आदर्श के करीब चली गई। जो कुछ उसने सहा था उसके बाद वह अवचेतन रूप से उस पहले व्यक्ति पर निर्भर थी जिसने उसकी सुरक्षा का एहसास दिलाया। अपास की नजर में आदर्श ही एकमात्र अच्छा व्यक्ति था और बाकी आदमी पूरे थे। यूरोपियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के लोगों से कहो कि वे उसे घेर ले। हम उसे भागने नहीं दे सकते। युवा मेडुसा हमसे ज्यादा मजबूत नहीं हो सकती, लेकिन वो भागने में बेहद अच्छी है, आदर्श ने कहा। जब आदर्श बात कर रहा था तब भी उसका डार्क मटेरियल धीरे धीरे घास फूस के बीच से निकल रहा था। चांदनी में नहा रही युवा मेडुसा इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि वह धीरे धीरे आदर्श के डार्क मटेरियल से घिरती जा रही थी। आहन ने उम्मीद से कहा, वे पहले ही आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें इसमें गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। इस समय सभी की जिंदगियां एक ही धागे से बंधी हुई थी। कोई भी नहीं चाहता कि इस समय कुछ गलत हो, आदर्श ने कहा। जिस पल हम आगे बढ़ेंगे, युवा मेडुसा चिल्लाएंगे और सिल्वर वॉरियर्स को अलर्ट करेगी। उन्हें यहाँ पहुंचने में 2 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, जिसका मतलब है कि हमें उसे 1.5 मिनट में पकड़ना होगा और भागने का रास्ता निकालना होगा। आदर्श आहन की तरह बेवकूफ नहीं था। वह पहले यह सुनिश्चित करना चाहता था कि सब कुछ सुलझ जाए। युवा मेडुसा को पकड़ना मुश्किल नहीं था, लेकिन जैसे ही वे खुद को दिखाते, सनसेट श्राइन और उससे भी दूर सिल्वर स्नेक वॉरियर्स एक भयंकर ज्वार की तरह उन पर टूट पड़ते। सिल्वर स्नेक वॉरियर्स आसानी से उन्हें उनकी आखिरी हड्डी तक खा सकते थे, इससे पहले कि उनके हाथ युवा मेडुसा को छूने से गर्म हो जाए। इसलिए योजना की चाबी यह थी कि युवा मेडुसा को अपने हाथों में लेने के बाद उन्हें वहां से कैसे निकलना था। दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ो, वहां एक लंबी सुरंग है। यह हमें सूर्यास्त मंदिर से बाहर ले जाएंगी, फिर हम वहां से एक रास्ता साफ करेंगे। कुणाल ने पहले ही सबसे अच्छा भागने का रास्ता ढूंढ लिया था। उसने रास्ते को फ्लोरेसेंट पाउडर से भी मार्क किया ताकि वे इसे चूक ना सके। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।